हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना भारतीय वायुयान अधिनियम का मॉक टेस्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले एक हो चुका है उससे, और ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ये पीपीटी वहीं मिलेगी। बाकी नोट्स वगैरह के लिए मैं अभी बता दूंगा कैसे आपको नोट्स मिलेंगे अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द एक्ट, the central government's general rule making power subject to section 34 covers regulating the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, import or export of aircraft for what purpose। धारा 10(1) के तहत केंद्र सरकार की सामान्य नियम निर्माण शक्ति विमान के डिजाइन, विनिर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात या निर्यात को विनियमित करने के लिए किस उद्देश्य से है। सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, या फिर फिक्सिंग इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स, या फिर रेगुलेटिंग एयररेल फ्लाइट टैरिफ्स, या फिर मैक्सिमाइजिंग एयरलाइन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। आंसर दो आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा ए, सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगी ये सारी चीजें, तभी वो सिक्योरिटी कर सकती है, सिक्योर कर सकती है अपने एयरक्राफ्ट को। थर्ड पार्टी को दे देगी तो क्या होगा, हैकिंग हो सकती है या फिर हाईजैक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 10(2)(e) ऑफ द एक्ट, रूल्स में प्रोवाइड फॉर द लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ एयरोड्रोम्स एंड द प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ। धारा 10(2)(e) के तहत नियम एयरोड्रोम को लाइसेंस, निरीक्षण और विनियमन तथा किसके निषेध का विनियमन का प्रावधान कर सकते हैं। तो यूज ऑफ अनलाइसेंस्ड एयरोड्रोम्स, या फिर द यूज ऑफ लाइसेंस्ड रेलवे स्टेशन, या फिर यूज ऑफ लाइसेंस्ड शॉपिंग मॉल्स, या फिर म्युनिसिपल पार्क्स। तो ये तो कुछ होगा नहीं, आपको बताया। बिल्कुल आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है, यूज ऑफ अनलाइसेंस्ड एयरोड्रोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 10(2)(b) ऑफ द एक्ट, रूल्स में प्रोहिबिट और रेगुलेट द कैरेज इन एयरक्राफ्ट ऑफ। धारा 10(2)(b) के तहत नियम विमान में किसके वाहन को प्रतिबंधित या विनियमित कर सकते हैं। तो ओनली इन फ्लाइट ड्यूटी फ्री परफ्यूम, या फिर ओनली पैसेंजर हैंड लगेज अंडर 2 kg, या फिर ओनली प्रिंटेड न्यूज़पेपर, या फिर एनी स्पेसिफिक आर्टिकल डेंजरस गुड्स और सब्सटेंसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। आप लोगों ने अगर मूवीज वगैरह देखी होंगी तो आपको पता होगा, चेकिंग वगैरह होती है एयरप्लेन में जाने से पहले, और जो होता है ना, गेट में घुसने से पहले भी चेक करते हैं और वैसे भी चेक करते हैं। तो क्या चीजों की चेकिंग करते हैं, कोई डेंजरस आर्टिकल ना हो, गुड्स या सब्सटेंसेस ना हो। ओके, ताकि बाद में यात्री वगैरह के लिए खतरा ना होने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 10(2)(ZB) ऑफ द एक्ट, रूल्स में प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग एंड फ्लेइंग ऑफ एनिमल्स एंड डिपॉजिटिंग of rubbish or filth within what radius from the aerodrome reference point। धारा 10(2)(ZB) के तहत नियम एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु से कितने दायरे के भीतर जानवरों को काटने, खाल उतारने और कचरा या गंदगी डालने पर रोक लगा सकते हैं। 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर 20 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, तो इसका आंसर हमारा 20 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर इसका सी है, 10 किलोमीटर के विद इन। अब मान लो कि ये है हमारा एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट, एयरोड्रोम यहीं पे है। अब इसके 10 किलोमीटर का जो एरिया है इतना, इस एरिया में ना ही कोई स्लॉटरिंग होगी, ना ही कोई एनिमल होगी, ना ही कोई एनिमल्स को उड़ाया जाएगा। जो लोग होते हैं ना, पक्षी वगैरह उड़ाते हैं, कबूतर वगैरह, वो सारी चीजें, ना ही कोई गंदगी वगैरह डाली जाएंगी। ठीक है, इस एरिया में। इसके बाहर आप डाल सकते हो, बट इसके अंदर नहीं डालोगे 10 किलोमीटर एरिया में। क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि इससे हमारे एयरप्लेन को खतरा हो सकता है, इसलिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय एयरक्राफ्ट आर मेड विद रेफरेंस टू मैटर्स फॉर विच रूल्स मे बी मेड अंडर विच अदर लेजिस्लेशन अप्लाइड बाय एनालॉजी टू बेजल्स एंड पोर्ट्स। धारा 13 के तहत विमान के माध्यम से संक्रामक रोगों के प्रचार से
सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के नियम किस अन्य विधान के तहत जहाजों और बंदरगाहों के संबंध में बनाए जा सकने वाले मामलों के संदर्भ में बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन ऑप्शन है द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 या इंडियन पोर्ट्स एक्ट या फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट या फिर इंडियन रेलवेज एक्ट। तो इसमें बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमें कंफ्यूज करे। ओके, और इसका आंसर हमारा है इंडियन पोर्ट्स एक्ट। ठीक है, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं नोट्स की। तो जिस जिस बच्चे को नोट्स चाहिए और तैयारी कर रहे हैं आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की या फिर मैनेजर की, तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 449 का। ठीक है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है ये। तो जो जो बच्चे हैं, जो जो लोग हैं जो परचेज करना चाहते हैं नोट्स, वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, और इसमें आपको मिलेगा कि आपको कंप्लीट लॉ के सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 15 है इसमें, तो 15 आ जाएंगे इसमें। 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे के सारे 120 क्वेश्चन होंगे एक मॉक टेस्ट में। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट होंगे। 3500 एमसीक्यूज होंगे और 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे। ठीक है, और इसमें मैनेजर वाले में 20 होंगे सब्जेक्ट्स, 10 फुल मॉक, 2500 एमसीक्यूज, 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज। ओके, तो आप लोग जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो इसमें से, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Under Section 14(1) and 14(2) of the Act, if satisfied that India is threatened with an outbreak of a dangerous epidemic disease and spread via aircraft, the central government may make temporary rules which shall not remain in force for more than 3 months from the date of notification. Under the proviso to Section 14(3), the central government may by special order continue such rules in force for a further period of periods totaling in all not more than। तो धारा 14(1) व 14(2) के तहत यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि भारत को विमान के माध्यम से किसी खतरनाक बीमारी, महामारी, रोग के प्रकोप का खतरा है, तो वह ऐसे अस्थायी नियम बना सकती है जो अधिसूचना की तारीख से 3 महीने से अधिक प्रभावी नहीं रहेंगे। धारा 14(3) के परंतु के तहत केंद्र सरकार विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियमों को आगे मिलाकर कुल मिलाकर अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी रख सकती है? तो 10 ईयर्स या फिर परमानेंटली या फिर 3 मंथ्स मोर या फिर 24 आवर्स ओनली। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसे आपको क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 मंथ्स इन ऑल। ओके, टोटल ऑल फर्दर एक्सटेंशन इज केप्ट एट 3 मंथ। ओके, टोटल कितना हो जाएगा फिर 6 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under Section 15(1) of the Act, if the central government is of the opinion that it is expedient in the interest of public safety or tranquility, which of the following orders can it issue by notification? धारा 15(1) के तहत यदि केंद्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में यह समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी कर सकती है? तो ओनली मैंडेट इन न्यू एयरलाइन यूनिफॉर्म कलर, या फिर ओनली रीनेम ऑल एयरपोर्ट्स आफ्टर नेशनल लीडर्स, या फिर ओनली रिड्यूस डोमेस्टिक एयरफेयर्स बाय 10%, या फिर कैंसिल सस्पेंड एनी लाइसेंस। तो इसका आंसर आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है डी। ठीक है, कैंसिल सस्पेंड एनी लाइसेंस प्रोहिबिट रेगुलेट फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट ओवर इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 15(3) of the Act, if a person suffers direct injury or loss due to an order made under clause 3, clause C or clause D of section 15(1), such person shall be। धारा 15(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को धारा 1 के खंड C या खंड D के तहत जारी अधिक आदेश से प्रत्यक्ष क्षति या हानि होती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? मतलब अब मान लो कि आप, ये कोई एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी ये जमीन आती है यहाँ पर, एयरपोर्ट क्यों है, इतनी जगह चाहिए, तो आपकी जमीन तो जाएगी उसमें, तो आपको क्या मिलेगा फिर? अगर आपकी जमीन जाएगी तो क्या मिलेगा? ओके, तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, आंसर सी है, पेड सच कॉम्पनसेशन। और ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये हमारा आर्बिट्रेटर करते हैं, या गवर्नमेंट ही कर देती है डायरेक्टली। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15(5) of the Act, whoever knowingly disobeys or fails to comply with an order made under section 15(1) of is punishable with धारा 15(5) के तहत जो कोई भी जानबूझकर 15(1) के तहत दिए गए आदेश की अवज्ञा करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, ऑटोमेटिक लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, या फिर 500 का फाइन लगेगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, या फिर फाइन, या फिर बोथ, या फिर a verbal warning with no further consequences। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फिर फाइन। ठीक है, पॉसिबल क्या है, फॉर पिक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट और थिंग। ठीक है, अगर कोई एयरक्राफ्ट वाला बंदा है तो उसका जो है एयरक्राफ्ट ही जब्त कर लिया जाएगा, कुर्क कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 17(1)(a) of the Act, an authorized authority may detain an aircraft if having regard to the nature of an intended flight इन इट्स ओपिनियन। धारा 17(1)(a) के तहत एक अधिकृत प्राधिकारी किसी विमान को कब रोक सकता है यदि किसी आशयित उड़ान की प्रकृति को देखते हुए उसकी राय में द फ्लाइट वुड इन्वॉल्व डेंजर टू पर्सन्स इन द एयरक्राफ्ट और टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, या फिर द फ्लाइट डिपार्ट्स मोर देन 15 minutes behind schedule, या द एयरक्राफ्ट्स exterior paint scheme is unappealing, या फिर airline has not sponsored a local sports event। बताइए आप लोग इसका आंसर। और मेरे को पता है आप लोगों ने पढ़े हो भारतीय वायुयान अधिनियम, बट याद नहीं होंगे सेक्शंस वगैरह, तो ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जिससे कि आपको सेक्शंस भी याद हो, क्योंकि ये सोचकर मत बैठिएगा कि सिंपल सी चीजें पूछेगा वो एग्जाम में, तो वो डायरेक्ट भी चीजें पूछ सकते हैं सेक्शन की तरफ से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका और सेक्शन भी हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर है ए, द फ्लाइट वुड इन्वॉल्व डेंजर टू पर्सन्स इन द एयरक्राफ्ट टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17(1)(b) of the Act, an aircraft may also be detained if such detention is necessary to धारा 17(1)(b) के तहत किसी विमान को तब भी रोका जा सकता है यदि ऐसा रोकना किसके लिए आवश्यक है। आपको 5 सेकंड्स में इसका आंसर देना है। ओके, तो इसका आंसर है बी, सिक्योर कंप्लायंस विद द एक्ट रूल्स, प्रिवेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ रूल अंडर क्लाउज क्यू आर ऑफ सेक्शन 10(2) और इम्प्लीमेंट एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ द एक्ट, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रावेंस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट rules or directions, the central government or authorized officer may impose restrictions or suspend, cancel a license, certificate or approval in what manner। तो in such manner as may be prescribed, या फिर only through a public referendum, या फिर only with prior consent of license holder। ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, हमसे क्यों कंसेंट लेगी, हमने अगर रूल तोड़ा है तो। only after anonymous parliament vote। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दो। और सिंपल सी बात है, जब भी कुछ नहीं मिलता है तो यही होता है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, अगर कोई मैनर दिया है लॉ में तो वही प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वही यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 19(3) ऑफ द एक्ट, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 19(2) सस्पेंडिंग, कैंसलिंग, रेस्ट्रिक्टिंग अ लाइसेंस, व्हाट मस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑथराइज्ड ऑफिसर डू। धारा 19(3) के तहत, धारा 19(2) के तहत लाइसेंस को निलंबित, रद्द, प्रतिबंधित करना, पारित करने से पहले केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी को क्या करना चाहिए। तो गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन कंसर्न्ड, या फिर पब्लिश द ऑर्डर इन अ फॉरेन न्यूज़पेपर फर्स्ट, या फिर ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द लाइसेंस होल्डर्स कॉम्पिटिटर, या फिर वेट फॉर अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। आप लोग आंसर दो इसका 5 सेकंड्स में, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ओके, तो बिल्कुल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन कंसर्न। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा नेचुरल लॉ का, तो यहाँ पर भी वो अप्लाई होता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एंड फॉर रीजंस प्रोवाइडेड देयर इन धारा 20 के तहत केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें दिए गए कारणों के लिए क्या कर सकती है। तो परमानेंटली ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ एनी प्राइवेट एयरक्राफ्ट टू इटसेल्फ या फिर फिक्स अ यूनिफॉर्म नेशनल एयरफेयर फॉर ऑल डोमेस्टिक रूट्स या फिर exempt any aircraft or class of aircraft and any person or class of persons from all provisions of the act rules या फिर बैन ऑल फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एयर स्पेस। तो इसका आंसर सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू डेलीगेट इट्स पावर्स अंडर द एक्ट मे बी एक्सरसाइज्ड इन फेवर ऑफ विच ऑफिसर्स एक्सक्लूडिंग द पावर टू मेक रूल्स। धारा 21 के तहत अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने की केंद्र सरकार की शक्ति नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों के पक्ष में प्रयोग की जा सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हमारा डीजीएसी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन या फिर बीसीएसी या फिर ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू कैरी आउट विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इंक्लूडिंग एनी एनेक्स देयरटू रिलेटिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। तो धारा 11 के तहत केंद्र सरकार किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशासित प्रथाओं से संबंधित कोई अनुसंलग्न भी शामिल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल या फिर जेनेवा कन्वेंशन या वियना कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन साइंड एट शिकागो कन्वेंशन। तो याद रखने वाली बात यह है शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन आप एक अलग से जरूर पढ़ना, ओके, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर। शिकागो कन्वेंशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये सारे एक्ट के लिए और एयरक्राफ्ट वाले एक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 11(2) ऑफ द एक्ट notwithstanding the Telecommunications Act 2023 the central government may rules for issuance of which certificate and license। धारा 11(2) के तहत दूरसंचार अधिनियम 2023 के होते हुए भी केंद्र सरकार किस प्रमाण पत्र और लाइसेंस की जारी करने के लिए नियम बना सकती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड व्हीकल्स या रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस या फिर पासपोर्ट फॉर फ्लाइंग क्रू ओनली या फिर एक्सपोर्ट कोड फॉर कार्गो एजेंट्स। तो सिंपल सी बात है भाई, टेलीकॉम की बात हो रही है तो टेलीफोन वाली ही बात होगी, ओके। ऐसे जो है एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे और बहुत फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रूल्स फॉर सिक्योरिंग द सेफ कस्टडी एंड रीडिलीवरी ऑफ द। धारा 16 के तहत केंद्र सरकार किसकी सुरक्षित अभिरक्षा और पुनः सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है। तो एनी प्रॉपर्टी विच वाइल नॉट इन प्रॉपर कस्टडी इज फाउंड ऑन एनी एयरड्रोम और इन एनी एयरक्राफ्ट और एनी एयरड्रोम या फिर ओनली एयरक्राफ्ट ब्लॉक बॉक्सेज या फिर ओनली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर ओनली फ्लाइट ड्यूटी फ्री स्टॉक। तो इसका आंसर हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 10(2)(z)(h) of the act rules made by the central government may specifically provide for what in relation to monetary penalties। धारा 10(2)(z)(h) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम मौद्रिक जुर्माने के संबंध में विशेष रूप से क्या प्रावधान कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन द कलर ऑफ पेनल्टी रिसीव टर्म्स या फॉर्म्स या फिर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पेनल्टी या फिर टू डिटरमाइन द ऑफिस फर्नीचर यूज्ड बाय इंस्पेक्टर्स या फिर डिटरमाइन विच एयरलाइंस लोगो अपीयर ऑन द रिसीप्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पेनल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन of accidents applied to accidents or incidents arising out of the navigation of aircraft। धारा 12(1) के तहत दुर्घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार के नियम बनाने विमान के नेविगेशन से उत्पन्न किन दुर्घटनाओं या घटनाओं पर लागू होते हैं। तो ओनली एक्सीडेंट्स कॉजिंग रुपए 10 करोड़ इन डेंजर डैमेज या फिर ओनली एक्सीडेंट दैट
occur on a Monday, the only accident involving foreign owned aircraft on Indian soil, या फिर in or over India or of any aircraft or anywhere of aircraft registered in India। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसमें भी नहीं होगे, बट इन दोनों में होगे। ठीक है, तो बट इसका आंसर हमारा डी। ठीक है, इन और ओवर इंडिया और एनी एयरक्राफ्ट और एनीवेयर ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। दूसरी चीज, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगी, ये पीपीटी मिल जाएगी। और नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ, नोट्स के लिए आप, मैंने बता दिया है, फिर दोबारा से सुन लो। ये 449 का भी ऑफर चल रहा है, ये 499 का। तो आप लोग अगर अभी करते हो अप्लाई तो आपको आराम से ये ऑफर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।